इस तरह से अपने साथी की हत्या होते हुए देखकर हर कोई राक्षस पागल हो गया था। आखिरकार उस बेचारे की इतनी क्या गलती थी जो उसे मृत्युदंड मिल गया था। इसी से यह पता चल गया था कि इस राक्षस का हाथ काफी शक्तिशाली था। अगर किसी के ऊपर गिर जाता तो वहीं पर खत्म हो जाता। लेकिन असल में मृत्युदंड राक्षस ने इस तरह से हाथ का इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि क्षितिज और उसके साथ खड़े सभी राक्षस घबरा जाएं। वो उन लोगों को अपनी शक्तियां दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हुआ उल्टा। उसके खुद के राक्षस घबरा गए थे, उनके हाथ पैर कंप कपाने लग गए थे। इसी का फायदा उन तीनों मूर्ख राक्षसों को मिला जो आर्यन के सबसे पहले गुलाम बने थे। उन्होंने हंसते हुए उन सभी राक्षसों की तरफ देखकर कहा, देखो, इस मुल्क को ये अपनी ही सेना को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, और तुम लोग सच में इसके जैसे मूर्ख का साथ देने के लिए तैयार हो? इन तीनों की ये बातें सुनकर हर कोई राक्षस एक बार तो सच में सोचने पर मजबूर हो गया था। सामने वाला इंसान होकर उन राक्षसों को बख्शने की बातें कर रहा था, और यहां पर उनका खुद का लीडर उनकी ही जाति का होकर भी अपने योद्धाओं को सामने वाले को घबराने के लिए कुर्बान कर रहा था। यह बात थोड़ी अजीब थी, लेकिन उन्हें यह डर था कि कहीं इंसानी शक्तियां और उनके साथ खड़े राक्षस इतना जल्दी हार ना जाएं। लेकिन क्षितिज ने काफी सोच समझकर वहां पर प्लानिंग कर ली थी। अभी तक उसके साथियों के पीछे छुपी हुई तीनों लड़कियां क्षितिज के एक इशारे से बाहर आ गई थी। असल में उसे पता था कि राक्षसों की सबसे बड़ी कमजोरी इंसानी नस्ल की औरतें होती हैं। ये अपनी राक्षसी औरतों से ज्यादा आकर्षित इंसानी नस्ल की औरतों की तरफ होते हैं, इसलिए वे इनके लिए अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि बात ऐसी है कि इंसानी नस्ल की औरतें हमेशा ही इन राक्षसों से नफरत करती हैं, उन्हें इनकी तरफ देखने से भी नफरत होती है। यही एक कारण था कि वो जी जान लगाकर इन्हें इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। यही बात समझते हुए क्षितिज ने उन लड़कियों को बाहर निकाला, और सच में उसकी चाल कामयाब हो गई थी। वैसे तो उसे हमेशा ही लड़कियों की इज्जत की फिक्र होती थी, लेकिन उसे सिर्फ एक चारा डालना था। जैसे लड़कियां वहां पर आई, वो मृत्युदंड राक्षस इस तरह से दिख रहा था मानो उस पर लग गए थे और वो हवा में उड़ रहा था। उसने 3-4 बार अपने मुंह में आया हुआ पानी गटका था। उसे ऐसा करते हुए देखकर प्राची को तो इतना गुस्सा आ रहा था कि सीधा जाकर उसके मुंह पर लात मार दे, क्योंकि वो अपना हाथ भी इस्तेमाल करना नहीं चाहती थी। उसके मन के विचार सुनकर उसकी राक्षसी महिला भी यही सोचती थी। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन क्षितिज ने खांसी का नाटक करते हुए उस मृत्युदंड राक्षस को होश में आने के लिए मजबूर कर दिया था। वैसे तो उसे इतनी खूबसूरत महिलाओं को घूरने से बीच में व्यवधान आते देखकर काफी गुस्सा आया था, लेकिन आखिर जब वो उसकी लड़कियां थीं तो वो कैसे बिना अनुमति के देख सकता था। फिर क्षितिज ने काफी गंभीर आवाज में उस राक्षस के सामने चुनौती पेश करते हुए कहा, क्या हम लोग एक शर्त लगा सकते हैं? उसकी ये बात सुनने से पहले ही मृत्युदंड ने अपना सिर हिला दिया था, क्योंकि उसे अब जो भी शर्त क्षितिज लगाने वाला था वो मानने के लिए तैयार था। फिर क्षितिज ने एक जोरदार आवाज के साथ कहा, चलो हम दोनों एक मुकाबला लड़ते हैं, जिसमें अगर तुम जीत जाते हो तो हम हमेशा के लिए तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे और हमारी सेना भी गुलाम बन जाएगी। अगर हम मुकाबला हारते हैं तो मैं और मेरी सेना सारे तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। उसकी यह बात सुनकर मृत्युदंड को आश्चर्य होने की बजाय क्षितिज के साथियों को आश्चर्य था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का दांव क्षितिज खेलेगा, लेकिन उन्हें हर कदम पर विश्वास था कि अगर क्षितिज कोई शर्त लगाता है तो 4 बार सोच समझ कर लगाता है। वैसे तो क्षितिज का असली भरोसा कोई और नहीं, उसके हथियार थे। उसके पास काफी अलग अलग हथियार थे, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोगी फिलहाल के लिए जीवित हथियार था। नहीं तो उसके हाथ में सुरक्षा ढाल, पैरों में रफ्तार के जूते भी थे, लेकिन लड़ाई में ये सब एक मददगार होते थे। जब तलवार एक दूसरे से टकराती है तो सिर्फ जवाब तलवार ही दे पाती है। उसे असल में आज उसकी ड्रैगन स्लेयर तलवार की याद आ रही थी। आखिरकार उसने उसे जो मदद की थी वो भुलाई नहीं जा सकती थी। उसने अपने आप से वादा किया था
कि वह कुछ भी करके इस प्लैनेट से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले ड्रैगन प्लैनेट पर जाएगा, जहां पर उसके टुकड़ों को वापस जीवित करने की कोशिश करेगा। क्योंकि उसने जब हथियार प्लैनेट पर पूछा था तो उसे यह बताया कि इसके टुकड़ों को तो जोड़ा जा सकता है, लेकिन ये जीवित होने के बाद ही असली तरह से जुड़ सकते हैं, वरना ये सिर्फ एक तलवार बनकर रह जाएगी, ना कोई दिव्य तलवार। उसे अभी तक गुस्सा गीतांजलि के ऊपर आया था, क्योंकि उसकी एक बेवकूफी की वजह से उसकी एक तलवार चली गई थी। मृत्युदंड राक्षस ने जब क्षितिज की शर्त सुनी तो कुछ देर तो वो समझ नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसे समझाया गया कि वो सभी लड़कियां उसकी हो सकती हैं, उसने बिना सोचे समझे जल्दी से हामी भरते हुए कहा, मैं तैयार हूं, चलो कहां करनी है लड़ाई, जल्दी बताओ। उसे इतना उत्सुक देखकर क्षितिज के सभी साथी हैरान हो गए थे। वे सभी लड़कियां अब डर गई थीं, क्योंकि इतना लालची राक्षस उन्होंने देखा ही नहीं था। वो सिर्फ नजरों से ही उन पर अत्याचार कर रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था। क्षितिज को बुरा लग रहा था कि किसी लड़की या औरत का इस्तेमाल इस तरह के राक्षस को फंसाने के लिए वो कर रहा था। लेकिन असली बात तो यही है ना, जंग के समय बहुत बार अपनों को ही कुर्बानी देनी पड़ती है। इसमें तो उसने कोई कुर्बानी ली नहीं थी, लेकिन वे सभी लड़कियां कुछ उसकी दोस्त तो कुछ उसकी होने वाली पत्नियां थीं। उसने अपने आप से वादा किया था कि वो जल्दी से जल्दी शक्तियां बढ़ाकर इतना काबिल हो जाए कि अगली बार इस तरह के राक्षसों को वो अपनी ही तलवार से मार दे। काफी देर तक उसने कुछ कहा नहीं था, लेकिन उस राक्षस ने बार बार उससे कहा कि चलो जल्दी लड़ाई करते हैं, तो वो मान गया था। कुछ ही दूरी पर एक खाली मैदान था, जहां पर सभी उस राक्षस के सैनिक और आर्यन के सैनिक खड़े हो गए। उन्होंने घेरा बना लिया था, क्योंकि वो जानबूझकर किसी को अंदर आने नहीं देना चाहते थे। फिर दोनों योद्धा यानी क्षितिज और मृत्युदंड राक्षस मैदान में चले गए। उनके अंदर जाने के बाद आर्यन के तीनों बेवकूफ राक्षस उन 1000 राक्षसों के पास आकर उनकी मजा लेते हुए बोले, आज अगर तुम लोगों का लीडर मृत्युदंड हार जाता है तो तुम लोग ऊपर वाले की मर्जी से हमारे साथ शामिल होने वाले हो, लेकिन अगर हमारा लीडर हार जाता है तो तुमसे ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं हो सकता, क्योंकि तुम किसी न किसी के हमेशा ही गुलाम बनकर कुत्ते की तरह जिंदगी जीते रहोगे। उन तीनों को, इन 1000 सैनिकों को इस तरह से भड़काते हुए देखकर आर्यन के पसीने निकल रहे थे। उसे पता था अगर ये 1000 राक्षस इन तीनों को पीटने लगे हैं तो बहुत बड़ा दंगा उठ सकता है, लेकिन उसे पता था इन सभी राक्षसों का मन परिवर्तन ऐसे ही हो सकता है। वे सच में इन तीनों राक्षसों की बातें सुनकर और उन 120 राक्षसों की जिंदगी देखकर जलन महसूस कर रहे थे, क्योंकि इस तरह से बोलने का अधिकार भी उन लोगों को नहीं था। अगर उन्हें मरने के लिए कहा जाता था तो वे मना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन इधर सबसे कमजोर वो 3 राक्षस इस तरह की बकबक कर रहे थे, और वो भी उनके मालिक के सामने। यही नहीं, उन तीनों ने आगे कहा, तुम लोगों को पता है वहां पर वो 50 महिलाओं के साथ हमारी शादी भी होने वाली है। अगर तुम्हारा मालिक इस तरह का कुछ करता है तो हमें बताना, हम लोग तुम्हें भी साथ लाने के लिए तैयार हैं। ये बात सुनकर तो आर्यन को अपना सर पीटने की इच्छा हो रही थी, क्योंकि इस तरह की उसने कोई बात नहीं की थी। वही उसे इतना गुस्से में घूरते हुए देखकर वैसे तो सभी तीनों के तीनों घबरा गए थे, क्योंकि उन्हें पता था उसका गुस्सा फटने वाला था। लेकिन उन्होंने उसे मन में संदेश भेजते हुए कहा, मालिक आप शांत हो जाओ, हम लोग इस लड़ाई के पहले ही इन लोगों में से आधों को अपने साथ कर लेंगे। जब हमारे लीडर हारेंगे, मतलब हम नहीं कह रहे कि वो हार जाएंगे, लेकिन अगर हारेंगे तो उनसे पहले हम लोग उन लोगों के ऊपर हमला कर देंगे। वहीं इन लोगों की बात सच में कारगर साबित हुई थी। वे सभी राक्षस 10 बार सोचने लग गए थे। इधर मैदान में लड़ाई चल रही थी तो बाहर कूटनीति चल रही थी। वैसे तो आर्यन ने इस तरह की कूटनीति का भी इस्तेमाल नहीं की थी, लेकिन उसके गुलाम, वो भी इतनी बड़ी बुद्धि वाले राक्षस, इस तरह की हरकतें कर रहे थे, ये सोचकर ही उसके होश उड़ गए थे। क्षितिज के ऊपर उस राक्षस ने जोश जोश में काफी देर हमला किया था, लेकिन सामने वाले योद्धा काफी शांति से
उसके हमलों को वापस भेज रहे थे, लेकिन किसी भी प्रकार से उन्होंने यानी क्षितिज ने आक्रामकता नहीं दिखाई थी। उसे इस तरह से बचाव करते हुए देखकर उस राक्षस ने चिल्लाते हुए कहा, तुम इंसान हो, इसीलिए हमेशा नपुंसकता क्यों होती है? तुम लोग लड़ाई के समय अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हो और शायद बिस्तर में भी शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इसीलिए तुम्हारी महिलाएं हमारे प्रति आकर्षण रखती हैं। वो हमारी दीवानी शायद हमारी शक्तियों के दम पर ही होती हैं। देखो, तुम्हारी वो मंगेतर मुझे कितनी खूबसूरत निगाहों से घूर घूर के देख रही है। ऐसा लग रहा है कि अब आकर मेरी बाहों में सिमट जाएगी। फिर उसने हाथ दिखाकर प्राची से कहा, थोड़ी देर रुक जा जाने मन, मैं तुम्हें अभी कुछ देर बाद सुकून दूंगा। उसकी ये घटिया बातें सुनकर क्षितिज का सर चकरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस राक्षस को पीटे तो पीटे कैसे, क्योंकि इसकी बातें एकदम मूर्खतापूर्ण थीं, जिनका कोई हाथ पैर नहीं था। सामने वाली प्राची उसे घुड़ घुड़ के दुश्मनी भरी नजर से देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर कोई एक बार कह दे कि इस राक्षस की गर्दन लेकर आए, तो वो गर्दन नहीं तो नहीं, उसकी आंखें जरूर निकाल लेती। पता ही नहीं चल रहा था कि इन राक्षसों की इतनी मोटी बुद्धि हो सकती है कि सामने वाली लड़की का गुस्सा और प्यार ये समझ नहीं पाते। क्षितिज को तो उसकी दया आ रही थी, लेकिन उसकी शक्तियों के सामने वो घबरा रहा था। असल में बात ऐसी थी कि उसे पता था अगर इसका एक भी मुक्का उसे लग गया तो वहीं जगह पर वो खत्म हो जाएगा। यही डर मन में भरने की वजह से क्षितिज सही से हमला नहीं कर रहा था। वो हर हमला सोच समझकर नापतोल कर रहा था। वो पूरी तरह से मैदान में टूट नहीं पा रहा था। अगर वो मैदान में टूट पड़ता तो शायद आज उस राक्षस की गर्दन कब की टूट चुकी होती और वो शायद अब तक मारा गया होता। लेकिन उसे इस राक्षस को मारना नहीं था, उसके अहंकार को मारना था। उसे यह दिखाना था कि असल में शक्तिशाली इंसान क्या होता है। उसने हर तरह की कोशिश की थी, लेकिन उस राक्षस के सामर्थ्य के आगे क्षितिज कहीं ना कहीं चूहे जैसा लग रहा था। उसने भी अपना आत्मविश्वास जारी रखा था और एक निर्णय ले लिया था कि राक्षस को इतना परेशान करते हुए थका देगा कि वो खुद अपने घुटने टिकाकर उससे कहे, कुछ भी कहो लेकिन उसे गुलाम बना लो। काफी देर तक उन लोगों ने लड़ाई जारी रखी थी। कोई थकने का नाम नहीं ले रहा था। तो इधर चुपके से मृत्युदंड की सेना में से राक्षसों को अपनी तरफ करने में वो तीनों बेवकूफ कामयाब हुए थे, क्योंकि उन्होंने 10 राक्षस सच में आर्यन के गुलाम बनने के लिए तैयार कर लिए थे। ये बात उसे भी आश्चर्यचकित करवा रही थी, लेकिन यह सब प्रक्रिया एक मैदान के पीछे के पेड़ के पीछे हो रही थी, वरना बाकी मृत्युदंड के राक्षसों को पता चलती तो वह गुस्सा हो जाते। वैसे भी इतनी बड़ी संख्या होने की वजह से 10 राक्षस किसी को पता नहीं चले थे। लेकिन इधर मैदान में इतने सारे हमलों को सहने के बाद जीवित हथियार भी जवाब देने लग गया था। वो हथियार तो था, लेकिन उसकी कीमिया करने की तकनीक अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल करके सामने वाले को परेशान करने की थी। लेकिन वह अपनी मजबूती किसी तलवार के अंदर दिखा नहीं सकता था। क्षितिज ने उसे कुछ देर के लिए संयम रखने के लिए कहा था, क्योंकि वो जान रहा था कि पीछे क्या चल रहा था। असल में बात ऐसी थी कि उसने ही आर्यन के उन तीनों मूर्खों को एक काम दिया था। ये जानबूझकर आर्यन से कहा नहीं था, क्योंकि उसका नाटक उसे असली वाला दिखाना था। वो सच में घबरा रहा था उन राक्षसों को अपना गुलाम बनाने के लिए। ये नाटक देखकर उन सभी राक्षसों को यकीन हो रहा था ताकि यह कोई सोची समझी साजिश नहीं है। धीरे धीरे प्राची को यह समझ आ गया था कि उनके साथियों की संख्या बढ़ रही थी। हर घंटे बाद 100-200 राक्षस उनकी तरफ शामिल होने लगे थे। जब आधे राक्षस उनमें शामिल हो गए तो जाकर उनकी सेना घबरा गई, क्योंकि सामने उन्हें जाने पहचाने राक्षस दिखाई देने लग गए थे। असल में ज्यादा दूरी ना होने की वजह से उन्हें अंदाजा आ गया था, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि लड़ाई शुरू होने में अपने लीडर को यह बता पाए। लेकिन चुपके से कुछ राक्षस उनके पास पहुंचे और उन्हें धमकाने की कोशिश करने लगे। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि तुम्हारे मृत्युदंड राक्षस की हमें कोई परवाह नहीं है। हम आज से आर्यन के गुलाम हैं।
ये बात सुनकर उनके सिर चकराने लगे थे और अब उन्हें यह डर लगने लगा कि उनकी सेना और सामने वाले की सेना काफी अधिक है। वहीं उन शामिल हुए राक्षसों ने बाकी लोगों को भी यही बताने की कोशिश की कि अगर आर्यन का साथ दिया जाए तो वो काफी आसानी से मृत्युदंड राक्षस को हरा सकते हैं। आखिरकार इतने सारे राक्षसों के सामने वो राक्षस कैसे जीत सकता था? तो क्या होगा आगे? क्या सच में आर्यन मुकाबला खत्म होने से पहले ही मृत्युदंड राक्षस के सभी साथियों को अपने गुलामों में शामिल कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड के रक्षक, सिर्फ पॉकेट FM पर।